हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार। और जैसा कि हमने शुरू किया था अपना कोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्स में मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज भी कहीं पे भी आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट थॉट की। देखिए, आज हम प्रबंधन को या मैनेजमेंट को जिस तरीके से देखते हैं, शुरुआत से तो ये ऐसा नहीं रहा होगा। यानी एक ज़माना रहा होगा जब मैनेजमेंट को लेके अलग विचार रहा होगा और धीरे धीरे वक्त के अनुसार इस विचार में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। तो अगर हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हमें याद करने में भी आसानी होगी और एक्चुअली बहुत सारे सवाल डायरेक्टली इस जगह से आते भी हैं। लेकिन अगर हम इसको सिस्टमैटिकली पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आमतौर पे माना जाता है कि जो विचार हैं मैनेजमेंट के ऊपर, जो विचार हैं उनको 3 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और फिर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। देखिए, कई लोग मानते हैं 3 नहीं 4 स्टेजेस हैं, यानी क्लासिकल थ्योरी के पहले का। इसको ऐसे मानिए, पुराने ज़माने में तो भाई अब राजा लोग रहते थे और बड़े बड़े मतलब वो राजा और बादशाह लोग रहते थे, वो भी तो अपना देश मैनेज करते थे ना। तो वो भी तो मैनेजमेंट कर रहे थे, भले ही उसको बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया होगा, मैनेजमेंट थ्योरीज की उस पर चर्चा नहीं की गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो मैनेजमेंट चल रहा है। तो एक तो मतलब प्री हिस्टोरिक टाइप वाला भी है, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। शुरुआत होगी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट से। अब देखिए, ये शब्द थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, ये सब इकोनॉमिक्स में भी आपको मिलता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब होता है कोई ऐसा विचार जो कभी खत्म नहीं होता। भाई जैसे आपने शोले फिल्म की बात की तो कहते हैं ना, शोले तो क्लासिक है। क्लासिक यानी शोले आज भी देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे उसको देख के, आप आज भी उससे कुछ ना कुछ आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। यानी क्लासिक वो विचार है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा विचार है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, उसमें शायद बदलाव हो जाएंगे। न्यू क्लासिकल यानी जब उसमें कुछ बदलाव हुए, छोटे मोटे ट्वीक्स हुए, तो वो न्यू क्लासिकल। और उसका जब हम आज की तारीख में पहुंचे और नए बदलाव हो गए तो वो हो गया मॉडर्न। चालू करें क्लास, उससे पहले एक बात हमको समझ में आनी चाहिए। हम इसमें कई चीज़ ऐसी पढ़ेंगे जो आप कहेंगे कि भाई इसमें तो बड़ा नॉर्मल सा है आप जो बता रहे हैं, इसमें कोई अलग चीज़ तो आपने बता नहीं दी हमको। लेकिन सर, जिस ज़माने में इस थॉट को डेवलप किया गया था, उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी एडवांस था। आज हमें बड़ा नॉर्मल लगता है। आज हमें लगेगा कि यार इसमें जो आप बातें कर रहे हैं इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस ज़माने में इसको क्रिएट किया गया था उसके हिसाब से काफ़ी मॉडर्न माना जाएगा। और क्योंकि हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो फ़ायदा हमारा ये रहेगा उसमें कि हमें याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज हम केवल क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे, बाकी स्टेजेस किसी और दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट शुरुआत करेंगे मैक्स वेबर साहब से, और इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था। अब इसको मानिए, जो हमने कहा ना, इससे पहले क्या था, तो राजा महाराजा चल रहे थे। तो भाई राजा महाराजा अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, उनको किसी को जवाब नहीं देना, तो वो अपने हिसाब से अपने नीचे लोग रिक्रूट करते थे। तो मैक्स वेबर साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आपको किसी व्यक्ति को रिक्रूट करना है तो वो उस व्यक्ति के पोटेंशियल पे होना चाहिए, उस व्यक्ति के पास कितनी कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य कितना है, उसके बेसिस पे होना चाहिए। नेपोटिज्म पे नहीं होना चाहिए, भाई भतीजा बात पे नहीं होना चाहिए कि राजा साहब इसको जानते थे तो उन्होंने इसको ले लिया। अब यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ब्यूरोक्रेसी आपने सुना होगा, लाल फीताशाही, और बहुत ही नेगेटिवली यूज होता है आज की तारीख में। लेकिन उस जमाने में ब्यूरोक्रेसी जो शब्द आया, तो ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क, है ना, डेस्क एक प्रकार से टेबल, क्रेसी यानी उसको चलाना, देश को चलाना। यानी अब हम देश को ऑफिस में डेस्क पे बैठ के चलाएंगे। ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था कि सही व्यक्ति को चुनना है, उसके हिसाब से काम करना है। एग्जाम में कैसा सवाल आएगा कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, तो बड़ा आसान है साहब, वो मैक्स वेबर साहब ने दिया था। इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब भैया इसके बाद हम आएंगे टेलर साहब पे, जो दूसरा व्यक्ति है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एग्जाम में इन पे बहुत सारे सवाल आते हैं। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड टेलर साहब का, ये मजदूर हुआ करते थे। तो एक कंपनी में ये मजदूरी किया करते थे और अचानक से इनका काम देख के इनको थोड़ा सा सुपरवाइजरी लेवल या मैनेजमेंट लेवल दे दिया गया। तो अचानक से ये मैनेजर टाइप के व्यक्ति बन गए और तब इनको समझ में आया कि एक मजदूर से काम कराना कितना डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। फिर उन्होंने जो मॉडल डेवलप किया
उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का मॉडल माना जाता है। पहली चीज उन्होंने कही, द बेस्ट वे टू डू द जॉब। ये वो जमाना था जब इंसान को मशीन माना जाता था। मजदूर को ना कोई ब्रेक्स मिलते थे, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना आधे घंटे रेस्ट करने का, ऐसा नहीं। उस ज़माने में मजदूर को मशीन का ही एक भाग माना जाता था, एक्सटेंशन ऑफ मशीन माना जाता था कि इनको तो भैया 24 घंटे काम करा लो, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, यानी सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा इसमें होता क्या था, मजदूर भी थोड़े से गुस्से में रहते थे, कहते थे यार ये तो मशीन जैसे काम कर रहे हैं, तो वो भी कोशिश करते थे कम से कम काम करें। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में टेलर साहब ने कहा द बेस्ट वे टू डू द जॉब, हर काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। तो सबसे पहले हमें वो काम करने का बेहतरीन तरीका निकालना है। ये किनका कहना था? ये टेलर साहब का कहना था। द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, हम उस व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे काम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब आप वही कहेंगे ना यार इसमें तुम कौन सी नई चीज़ बता रहे हो। सर 2022 में ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन 1910 जब ये चीज़ आई थी उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत नया विचार था, लोग इसके बारे में नहीं सोचते थे, इसीलिए साहब टेलर साहब को आज हम पढ़ रहे हैं। द साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर, यानी जिस भी व्यक्ति को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको ट्रेन करना है, उसको आपको एजुकेट करना है। सर उस ज़माने में मैनेजर अपने लेबर को कभी ट्रेन नहीं करता था, उसको लगता था इसको ज़्यादा अच्छा ट्रेन कर दिया तो कल हो सकता है यही मेरी नौकरी खा जाए। लेकिन उन्होंने कहा भैया इस विचार को आप छोड़िए, लोगों को ट्रेन करिए, जब आपके नीचे के लोग बेहतर ट्रेन होंगे तो ही वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट अलग नहीं है और वर्कर्स अलग नहीं है, दोनों को मिलके काम करना चाहिए। अब अगेन आप कहेंगे भाई इसमें कोई भी नया विचार नहीं है। वो नया विचार इसलिए नहीं है क्योंकि हम 150 साल पहले इस विचार को डेवलप कर चुके थे, आज नया नहीं लग रहा, उस ज़माने के हिसाब से बहुत नया था। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी थी, तो साहब वो FW टेलर साहब ने दी थी। इसके बाद हम दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की बात करेंगे, फ्योल साहब की, हेनरी फ्योल। इन्होंने प्रोसेस मैनेजमेंट की बात की थी। पहली बार इन्होंने मैनेजमेंट को प्रोसेस में बांटा कि मैनेजमेंट करने का तरीका क्या होता है। तो जो आपने कई बार एग्जाम में पढ़ा होगा, आप में से कई मैनेजमेंट के छात्र होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग करनी है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी करी कि पहले से डिसाइड करना है आगे क्या करना है। आज ही सोच लीजिए कल क्या लक्ष्य हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, ये सारी चीज़ आ जाती है प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी व्यवस्थाएं करना, भाई ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए क्या रिसोर्स चाहिए, किसको क्या काम दिया जाएगा, ये सब कौन करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में आप ये काम करेंगे। कमांडिंग, कमांडिंग का शब्द चेंज हो गया है, कई जगहों पे इसको डायरेक्टिंग कहा जाता है, कई जगहों पे इसको लीडिंग कहा जाता है, चीज़ वही है। यानी इसके बाद एक लीडर होना चाहिए ना जो लोगों को बताएगा तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तभी तो काम प्रॉपरली मैनेज होगा। कोऑर्डिनेटिंग, आपस में सामंजस्य बिठाना अलग अलग टीमों के, हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह चर्चा की है। कंट्रोलिंग, जहाँ पे कोई कमी रह गई, 100 का प्रोडक्शन करना था 80 का हुआ, यानी 20 का प्रोडक्शन कम हुआ, तो पहले ये पता लगाना कि ये 20 का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ और उसके बाद ऐसा क्या किया जाए ताकि ये 20 का प्रोडक्शन जो अगली बार हम करें तो प्रॉपर हो पाए। तो ये कहलाती है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हेनरी फ्योल साहब ने इसको दी थी, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने। लेकिन फ्योल साहब ने इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ कही थी, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन के 14 सिद्धांत फ्योल साहब ने दिए थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में डायरेक्टली कई सवाल इससे भी आते हैं। कौन से सिद्धांत है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है एक ही मजदूर से हर प्रकार का काम नहीं करवाया जाएगा। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि सर आपको एक पिन बनानी है, एक पिन को बनाने में, एक अकेली पिन को बनाने में 20 प्रोसेस होती होंगे। अगर आप वो करते जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप दिन भर में 100 पिन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर मैं 20 अलग अलग लोग खड़ी कर दूं, हर व्यक्ति का अपना काम है, एक का काम रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ रखना है, दूसरे का काम उसको हीट करना है, तीसरे का काम उसको शेप देना है, तो भाई साहब हो सकता है वो 20 लोग मिलके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें बनस्पत इसके कि अगर वो 20 एक एक काम करते हैं। एक ही काम करने में आपकी एक्सपर्टीज भी बढ़ती है और आप ज़्यादा काम कर पाते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मैनेजर को कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिलेगी साहब,
कि भैया तुम्हें ये काम करवाना है, इनसे करवाना है, तो तुम्हारे पास अथॉरिटी की डांट दीजिए उसको, चिल्ला दीजिए उस पे, उसका पैसा काट लीजिए। लेकिन ये केवल अथॉरिटी देना काफ़ी नहीं है, आपको उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी कि भैया काम भी होना चाहिए। केवल अथॉरिटी दे देना या केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना ठीक नहीं है। डिसिप्लिन, कोई भी संस्था तभी विकास करेगी जब वहाँ पे डिसिप्लिन होगा। अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं है, आपने कुछ कहा, कोई आदमी आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, तो वो संस्था कभी आगे नहीं बढ़ सकती। यूनिटी ऑफ कमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है आपका सिर्फ एक बॉस होगा, मल्टीपल बॉसेस नहीं होंगे। प्रैक्टिकली ये चीज़ मैंने यूटीआई बैंक में फेस की थी। मैं जब वहाँ काम करता था, मेरे 4 बॉसेस थे और चारों लोग अलग अलग बात करते थे, तो मैं क्या काम करूँ मेरे को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब आपको मालूम है कि केवल एक आदमी आपको कमांड दे सकता है, हम उसकी बात सुनेंगे और हम वो काम करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आज भी बहुत लागू है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हर व्यक्ति का प्रयास एक ही तरफ होगा। मैं हो सकता है सेल्स बढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरा जो सीनियर है वो चाह रहा है मार्केटिंग थोड़ा अच्छी हो जाए, कोई आदमी चाह रहा है कि भैया फाइनेंस अच्छा हो जाए, कोई चाह रहा है रिक्रूटमेंट बढ़ जाए। तो 4 लोग अगर 4 प्रकार के काम करना चाह रहे हैं तो संस्था का विकास नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आमतौर पे ये इंस्टीट्यूशंस में फिर नहीं मिलता। हमारा हो सकता है मुनाफा बढ़ाने का प्रयास हो, किसी और व्यक्ति का प्रयास लोगों को दिखाने का हो, देखो इतनी बड़ी कंपनी का मैं मालिक हूँ। तो ये कई बार होता है ऐसा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये अंग्रेजी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही, इतना है नहीं। एक मजदूर है, एक मैनेजर है, एक चीफ मैनेजर है, मालिक है और एक कंपनी है। सबसे प्रमुख उद्देश्य किसका माना जाएगा? कंपनी का। यानी एक कंपनी के उद्देश्य के सामने बाकियों के उद्देश्य कोई मायने नहीं रखते। आज मैं खुद क्या प्राप्त करना चाह रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कंपनी क्या प्राप्त करना चाह रही है वो है। तो सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपका जो उद्देश्य है वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी उद्देश्य किसका माना जाएगा? कंपनी का। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी माना जाता है। रिन्यूमरेशन, पैसा, आप जिस व्यक्ति को जो काम देंगे उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। कम पैसा देना भी गलत है और ज़्यादा पैसा देंगे तो भी उसको ठीक नहीं माना जाता। सेंट्रलाइजेशन, छोटी कंपनी है, सेंट्रलाइज लेवल पे, यानी एक आदमी उसको पूरा चला सकता है। बहुत बड़ी कंपनी है तो क्या एक आदमी पूरे देश विदेश में अपनी 500 ब्रांचेस को चला लेगा क्या? नहीं, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ सेंटर को अपनी पावर ब्रांच ऑफिसर्स को देनी पड़ेगी। अब ये निर्धारित करेगा कंपनी के साइज पे। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो केवल सेंट्रल लेवल पे बैठ के आप पूरी कंपनी नहीं चला सकते, थोड़ा थोड़ा आप पावर दे दो जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी कंपनी नहीं है तो सेंट्रली काम कर लो, ये आपको देखना पड़ेगा। स्कालर चेन, स्कालर चेन को हम समझते हैं, एक शब्द होता है हायरार्की। किसी भी कंपनी में सबसे ऊपर कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर कौन बोला वाइस प्रेसिडेंट, फिर कौन डिविजनल मैनेजर, फिर कौन रीजनल मैनेजर, चीफ मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट। इस प्रकार की हर कंपनी में एक हायरार्की होती है, कौन ऊपर कौन नीचे। तो ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी कंपनी में हायरार्की क्या है, कौन व्यक्ति आपके ऊपर है, कौन व्यक्ति आपके नीचे है, आप किसको आंसरेबल हो। ये बहुत ही व्यवस्थित रूप से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको तकलीफें हो जाएंगी। ऑर्डर, व्यवस्थाएं। आज मुझे किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या क्या रिसोर्स चाहिए। हर चीज़ की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मुझे टूल्स चाहिए तो वो कहाँ मिलेंगे पता होना चाहिए। बिजली के बारे में किसी से चर्चा करनी है तो वो कौन व्यक्ति है मुझे मालूम होना चाहिए। आज की तारीख में मेरा काम क्या है, मेरे बॉस का काम क्या है, मेरे जूनियर का काम क्या है, ये मुझे क्लियर होना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी तभी एक कंपनी विकास कर पाएगी। इक्विटी, बराबरी, न कोई ऊपर न कोई नीचे। गलती करे एक आदमी या दूसरा आदमी, दोनों को बराबर गाली पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो उसको तारीफ भी उसी हिसाब से मिलेगी। इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि मेरी व्यक्तिगत उससे दुश्मनी है या वो मेरा भतीजा है या भाई है। यानी इक्विटी यानी बराबरी होनी चाहिए, कोई भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी किसी कंपनी में अगर एक आदमी को लगता है कि उसको नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है
तो उसका परफॉर्मेंस कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपने उसको स्टेबिलिटी दे दी कि नहीं भाई तुझे मैं रखूँगा, तू चिंता मत कर, तो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। इनिशिएटिव, हम अपनी कंपनी में कई बार अपने जूनियर से कहें कि भाई साहब आपके मन में कोई नया विचार आ रहा है क्या, नया आइडिया आ रहा है क्या, आओ लेके हम उसको बनाएंगे और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। यानी ये इनिशिएटिव लेने की सामने वाले को इजाज़त होनी चाहिए, उसके पास आपके पास आके ये बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। आप इसको दबाइए मत, नहीं तो कई बार बड़े इंटरेस्टिंग इनोवेशन से वो आगे ही नहीं आ पाते। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ में बहुत ज़्यादा ऐसा प्रमोशन करती हैं, जैसे 3M बड़ी फेमस है इस मामले में, कि आपके मन में कोई आइडिया है, आप अपने मैनेजमेंट से बात करिए, अच्छा कुछ प्रोडक्ट हुआ हम बनाएंगे और जो मुनाफा होगा उसका एक परसेंटेज भी आपको देंगे साहब। स्पिरिट डी कॉप्स, ये अलग शब्द लग रहा है आपको, अंग्रेजी में इसका मतलब है टीम स्पिरिट, यानी जो काम करना है वो संगठित रूप से करना है। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, कि भाई आप इंडिविजुअल लेवल पे काम मत करिए, सब लोग एक टीम की तरह काम करिए, तो आपका विकास बहुत अच्छा होगा। तो ये 14 प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल के, बड़े अच्छे माने जाते हैं। एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी दो हिस्सों में डिवाइडेड, एक टाइम स्टडी, एक मोशन स्टडी। टेलर साहब जिनके भी हमने चर्चा की, उन्होंने टाइम स्टडी का कंसेप्ट लिया था। उन्होंने कहा था कोई भी काम करने में कितना वक्त लग रहा है, इसका उन्होंने हिसाब लगाया था, और वो टाइम कम से कम लगना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। वो साइंटिफिक मेथड था ना, तो उसको टाइम स्टडी कहा गया। उसके बाद फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ने एक मोशन स्टडी का सिद्धांत दिया था। उनका ये कहना था जब भी हम फिजिकल लेबर करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हम कई ऐसे एक्शन करते हैं, फिजिकल एक्शन करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल, ब्रिकलेयर, एक आदमी है जो ईंटें लगा रहा है। अब वो ईंटें लगा रहा है तो वो कैसे ईंटें लगाएगा, पहले ज़मीन पर रखी ईंटें पहले वो उठाएगा, फिर वो दीवार के ऊपर रखेगा और बाकी सारे काम करेगा। तो अब ये 2-3 मोशन है ना, पहले नीचे उठेगा, ऊपर लगाएगा, उसको ठोकेगा, एवरीथिंग। तो इन्होंने कहा अगर ये पूरा का पूरा सामान एक टेबल पे, स्टूल पे ऊपर रख दिया जाए, तो ईंट उठा के रखना आसान हो जाएगा। यानी जो एडिशनल मोशन है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको थका भी रहा है, शायद कल दर्द भी दे देगा, आपकी एफिशिएंसी डाउन कर रहा है, अगर हम इस मोशन को हटा दें, यानी जिस मोशन की ज़रूरत नहीं है उसको हटा देना चाहिए, यही मोशन स्टडी थी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ऐसा माना गया जब उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी थी, तो एक आदमी आमतौर पर जो 120 ईंट लगा पाता था, इसके बाद 350 ईंटें वो लगाने लगा था 1 घंटे में। तो मतलब ये कितना एफिशिएंट है आप देख लीजिए। टाइम एंड मोशन स्टडी आपको अपने घर पे, अपने ऑफिस में, हर जगह करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे, हाथरॉन एक्सपेरिमेंट। ये अब मैं प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हाथरॉन एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक कंपनी में किया गया था। लोगों को अलग अलग सिचुएशंस में रखा गया, यानी कि 2 ग्रुप बांट दिए गए। एक ग्रुप को नॉर्मल जैसे प्रोडक्शन चल रहा है, दूसरे को कम लाइटिंग में काम करवाया, ज़्यादा लाइटिंग में काम करवाया। इसका नॉर्मल चल रहा है, इसको ब्रेक दिए, इनको ब्रेक नहीं दिए। इस प्रकार से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे 4-5 साल। इनको देखा गया कि भैया अगर इनको हम ग्रुप एक्टिविटी करवाएं, इनको ना करवाएं। तो अंत में पता चला कि जब हम लोगों को थोड़ा ब्रेक देते हैं, हाइजीन कंडीशन बेटर रखते हैं, लोगों को भाई चाय कॉफ़ी के लिए वक्त दे देते हैं, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा माना गया कि जब भी एक कंपनी में एक सोशल लेवल पे लोग आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, यानी एक बॉस है और एक एम्प्लॉई है, ये एक रिलेशनशिप है। लेकिन हमने देखा होगा कि कई बार लेबर में दोस्ती हो जाती है, मैनेजमेंट लेबर में दोस्ती हो जाती है। तो बोले जब ये सोशल इंटरेक्शन बेहतर तरीके से किया जाए, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। जहाँ हम लोगों को पार्टिसिपेट कराने लगते हैं अपने साथ, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। हैथरॉन एक्सपेरिमेंट ने इस चीज़ को प्रूव किया था। डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आता है, पूछ लेंगे टाइम स्टडी किसने कराई थी, टेलर साहब ने। मोशन स्टडी किसने कराई थी, गिलबर्ट साहब ने कराई थी, मिस्टर एंड मिसेस गिलबर्ट ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें पता चला लोगों को बेहतर कंडीशन दो तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, हैथरॉन एक्सपेरिमेंट। सीधे सीधे सवाल हैं, सीधे सीधे जवाब हैं। इस प्रकार के और हम वीडियोस आगे बनाएंगे।
मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम चर्चा करें तो हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक धन्यवाद और मिलेंगे।